तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर वायुमंडल का एक नया टॉपिक जो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल बहुत नई चीज़ सीखी है और बहुत अच्छी चीज़ सीखी है, क्योंकि इसके बारे में आज सब कुछ डिस्कस कर देंगे। अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं वो सारे आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं वायुमंडल एटमॉस्फेयर टॉपिक को लेकर, तो वो सारे यहाँ पे हम डाउट क्लियर कर देंगे। आप अगले 10 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखना है। और इसके अगर नोट्स आपको चाहिए तो मेरे हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएंगे, मैंने खुद लिखा है। मेरे अगर हैंड रिटेन नोट्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पर हमारी हैंड रिटेन नोट्स की PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडल एटमॉस्फेयर। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले इसका इमेज बनाने के लिए दिमाग में कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हम सभी लोग जानते हैं ये हमारी अर्थ है। ये अर्थ हमारी झुकी हुई है, तो कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो ये अर्थ 23 डिग्री पर झुकी हुई है। लगभग कितने डिग्री पर? 23 डिग्री पर झुकी हुई है। इतनी तो झुकी हुई है, इतनी झुकी हुई है, इसलिए हमने इसको सीधा ना बनाकर थोड़ा झुका दिया है। हम जानते हैं कि ऊपर वाला पोल नॉर्थ होता है, नीचे वाला पोल साउथ होता है, और इसके बीच से जो लाइन जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर एक तो रहेगा भूमध्य रेखा और एक रहेगा तुम्हारा ध्रुव। ध्रुव का क्या है? ये भी साउथ पोल भी हो सकता है, नॉर्थ पोल भी हो सकता है, इनमें से कोई भी ध्रुव देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जवाब आएगा कैसे? इस टाइप का। अगर हम बेस वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से आपको दिखेगा कि एक पोल से बहुत पास है, और भूमध्य रेखा से अगर इसको मेज़र करेंगे तो काफ़ी दूर दिखेगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। ध्रुव से एक पास में रहेगा, एक पोल जो है पास में रहेगा इसके, और जो भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर पर रहेगा। तो ये क्या है? हमारा बेस लाइन है। ये बेस लाइन किसकी है? तो वायुमंडल में। अब ये जो वायुमंडल है वो आया कहाँ से? ये चीज़ समझ में आई कि एक जगह कम क्यों है और एक जगह ज़्यादा क्यों है। ये क्योंकि हमारी अर्थ जो है 23 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए एक जगह जो है 8 किलोमीटर है और एक तरफ से भूमध्य रेखा से कितना है? तो 18 किलोमीटर है। देखो, पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। ये वायुमंडल कहाँ से आया? तो जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी। उस समय अंदर से पृथ्वी बहुत हॉट थी, बहुत गर्म थी। लेकिन उस समय हुआ क्या? भूकंप हो रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे अंदर से, और जब ये ज्वालामुखी फट रहे थे तो पृथ्वी से बाहर आने वाली गैसेस पृथ्वी के चारों तरफ फैल गईं। कुछ गैसेस जो वजनदार थीं वो पृथ्वी के पास ही रह गईं, और कुछ गैसेस जो बहुत हल्की थीं वो चली गईं काफ़ी ऊपर। और कहाँ तक चली गईं? तो ये हम लोगों को पाया जाता है लगभग 1000 किलोमीटर तक। 1000 किलोमीटर तक पृथ्वी से ऊपर क्या पाई जाती है? गैसेस पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, हम एक एक करके यहाँ पे लेयर समझते जाते हैं। देखो, हमारी जो पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से कितनी लेयर हैं टोटल? तो 5 लेयर हैं। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, जिसको हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, और सबसे बाहर है तुम्हारी एक्सोस्फीयर। ये 5 लेयर हो गई इंग्लिश में। अब हम हिंदी में बात करते हैं। क्षोभ मंडल ध्रुव से है तुम्हारा एक तरफ 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से है तुम्हारा ये 18 किलोमीटर। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से औसत ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी से औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल कितनी है? तो औसत ऊंचाई को निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ देंगे। 18 और 8 होता है 26, और 26 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल की पृथ्वी से औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर आएगा। पहला सवाल ये पूछा गया है। आगे क्या पूछा जाता है कि जो क्षोभ मंडल है इसी में हमारे बादल बनते हैं। जब भी पानी धूप निकलती है, धूप निकलने की वजह से हीट आती है, पानी जो है वाष्प बनकर नीचे से ऊपर चला जाता है। तो जमता कहाँ है वो? ये जाता कहाँ है? धुआं बनकर, वाष्प बनकर ये तुम्हारा क्षोभ मंडल में जाता है। और क्षोभ मंडल में ये क्या है? तुम्हारा बादल है। तो बादल कहाँ बनते हैं? तो क्षोभ मंडल में बनते हैं। पेड़ पौधे और गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं, घर जितने भी, गाँव शहर बस्तियाँ जितने भी बसे होते हैं, तो किस मंडल में बसे होते हैं? वो क्षोभ मंडल में बसे होते हैं। इस बात को याद रखना
रखना। अगर कोई पूछे सबसे नीचे वाली परत कौन सी है तो जवाब आएगा क्षोभ मंडल। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि चारों तरफ ये जो वायुमंडल है पाया क्यों जाता है, क्योंकि पृथ्वी के पास है गुरुत्व आकर्षण बल। तो पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की कुछ परतें पाई जाती हैं। किसके कारण जवाब आएगा, वायुमंडल किसके कारण पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए गुरुत्व आकर्षण के कारण। अच्छा, ये सवाल तो क्लियर हो गया। सबसे नीचे वाली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। मौसमी घटनाएं जैसे आंधी का चलना, तूफान आना, ये सब किस मंडल में आते हैं, तो जवाब आएगा क्षोभ मंडल में आते हैं। देखो, एक होता है शीत और एक होता है ग्रीष्म। ये दोनों चीज़ें आपको समझना है, ये दोनों चीज़ें आपको समझना। शीत मतलब ठंडी, जब ठंडी पड़ेगी तो एक बात समझो, बर्फ़ गिरेगा, ये कंडेंस होगा, ये बादल कैसा होगा, कंडेंस होगा, नीचे गिरेगा। हाँ, तो क्या होगा, देखो फ़ोन आ गया था थोड़ा इसलिए डिस्टर्ब हो गए। शीत ऋतु होगा और एक होगा ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु मतलब जब ठंड पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु मतलब जब गर्मी पड़ती है। तो शीत ऋतु में होता क्या है, बादल कंडेंस होता है, पानी कंडेंस होता है, वाष्प कंडेंस होता है, घनत्व ज़्यादा बढ़ जाता है और घनत्व ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये नीचे गिरने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि बर्फ़ बरसने लगा, बर्फ़ गिरने लगा, बर्फ़ गिरने लगा। इसका मतलब ये जो क्षोभ मंडल है यहाँ पर घनत्व बढ़ जाएगा, और अगर घनत्व बढ़ जाएगा तो किसी भी चीज़ को जब हम प्रेशर देते हैं, दबाते हैं, तो उसको हम दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर वायु के द्वारा दाब डाला जा रहा है तो इसको हम लोग वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। तो वायुमंडल में कौन सा दाब पाया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब पाया जाता है, वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। अब एक बात बताओ, एक इंसान के ऊपर दूसरे को, उसके बाद तीसरे को, चौथे को लादते जाएं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे पड़ेगा, सबसे ज़्यादा दाब किस पे पड़ेगा, तो जवाब आएगा सबसे नीचे वाले पर। और क्षोभ मंडल सबसे नीचे ही होता है और ये सारी परतें ऊपर होती हैं। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब किसका होता है, किस में पड़ता है, तो क्षोभ मंडल में ही पड़ता है। क्षोभ मंडल के बारे में सारी बातें समझ में आ गई। इसमें जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी इसी में होती हैं। जितने भी तूफान आंधी आते हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। सबसे नीचे परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल ही है। बादल कहाँ बनते हैं, तो क्षोभ मंडल में ही बनते हैं। क्षोभ मंडल की पृथ्वी से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 13 किलोमीटर है। अब ये भी समझा दिया। और ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब क्या होगा, क्योंकि ये बर्फ नीचे गिरेगा तो वायु दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वायु दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसे शीत ऋतु में वायु दाब बढ़ जाता है और ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब कम हो जाता है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है, सूर्य की धूप पड़ती है, हीट पड़ती है, तो यहाँ पर जितनी भी एयर है, वायु है, वो गर्म होकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ प्रेशर तो पड़ेगा ही नहीं। जब प्रेशर पड़ेगा नहीं तो ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एक बात ये भी पूछी जाती है, सवाल ये भी बन सकता है कि शीत ऋतु में वायु दाब ज़्यादा होता है और ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब कम होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और कैसे होता है अभी हमने समझा दिया। अब तुम्हारा ये क्षोभ मंडल खत्म हो गया। एक बात और इसके बारे में याद रखना है कि नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है। जैसे पर्वतों के ऊपर बर्फ़ क्यों जमी होती है, क्योंकि वो ऊपर होते हैं, बहुत ऊँचे होते हैं। और कितना घटता है, तो अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाते हैं, जो कपड़ा मापते हैं हम लोग इतना बड़ा होता है, हम लोग नहीं, कपड़ा वाला, तो वो 1 मीटर का होता है। ऐसे 165 मीटर का हो जाए तो कितना सेंटीमीटर घट जाएगा टेम्परेचर, 1 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो इसका टेम्परेचर यहाँ पर कितना होता है, लगभग आपको इतना याद रखना है कि लगभग में ये 2.5 माइनस में चला जाता है। यहाँ तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो माइनस में चला जाता है, -2.5। यहाँ का टेम्परेचर लगभग कितना होता है, क्षोभ मंडल में सबसे ऊपर माइनस में चला जाता है, इसीलिए यहाँ पर बर्फ पाई जाती है। बात समझ में आई। तो क्षोभ मंडल के बारे में ये सारे डिस्कशन हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरी परत है हमारी समताप मंडल। दूसरी परत कितनी है, कौन सी है, समताप मंडल।
पृथ्वी से समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यहाँ पर समताप मंडल में ही एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन, जिसका फार्मूला होता है O3। जितने भी वायुयान होते हैं, जितने भी हेलीकॉप्टर होते हैं, वो सब समताप मंडल में ही उड़ते हैं, वो सब समताप मंडल में ही उड़ते हैं। इसमें जो परत है ओजोन, ये हम सूर्य से आने वाली परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट रेज को वापस भेज देती है। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही खतरनाक होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर वो ह्यूमन बॉडी पर पड़ जाती हैं तो उससे एक रोग होता है जिसका नाम होता है, जो होता है सूखा रोग, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। नहीं सॉरी, रिकेट्स नहीं बोलते, स्किन कैंसर बोलते हैं। कौन सा? त्वचा कैंसर। तो अगर ये ओजोन परत ना हो तो सूर्य की परावैंगनिक किरणें ह्यूमन बॉडी पर पड़ेंगी तो वो तुम्हारा कौन सा रोग होगा? स्किन कैंसर होगा। और सूखा जो रोग है, सूखा रोग तुम्हारा विटामिन डी की कमी से होता है, वो भी सूर्य की धूप से ही हम लोगों को राहत मिलती है। ठीक है, बात समझ में आई? ओजोन परत का फार्मूला O3 है। लोगों ने साइंटिस्ट ने देखा, उन्होंने देखा कि जो साउथ पोल है तुम्हारे पृथ्वी, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, नीचे तुम्हारा साउथ पोल है और नीचे ही तुम्हारा अंटार्कटिका है। नीचे ही बर्फ है जहाँ पर अंटार्कटिका 7 कंटिनेंट्स होते हैं। तो नीचे जो अंटार्कटिका है वहाँ पर एक होल पाया गया है। ये जो ओजोन परत है, ओजोन परत की मोटाई हम लोग डॉप्सन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? डॉप्सन में मेजर करते हैं। तो अगर इसकी मोटाई 200 डॉप्सन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर 200 डॉप्सन से ओजोन की परत की मोटाई कम है तो इसका मतलब ये है कि इसमें होल हो गया, ओजोन छिद्र हो गया। और वहीं सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था, वहाँ पर 200 डॉप्सन से पतली हो गई थी ये ओजोन परत। तो वहाँ पर एक ओजोन छिद्र पाया गया था कि कब पाया गया था? लगभग 1980 के दशक में, यानी 1982, 83, 84 के आसपास ये होल पाया गया था। तो लोगों ने देखा, इंडिया के और भी जितने भी कंट्रीज़ हैं सभी लोगों ने देखा, पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने, राष्ट्रपति ने देखा, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो होल पैदा हो रहा है। सूर्य की परावैंगनिक किरणें आएंगी, ओजोन परत को क्षय करेंगी, नीचे ह्यूमन बॉडी पर स्किन कैंसर करेंगी, वो नुकसान करेगा। तब देखा गया 1987 में। कब हुआ? 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। और डेट भी याद रखना, 16 सितंबर को हुआ था। इसीलिए हम लोग हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ओजोन दिवस के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। इस बात को याद रखना। ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस कहाँ से निकलती है? जितने भी एसी हैं, जितने भी रेफ्रिजरेटर हम लोग घर में यूज करते हैं, उनसे निकलने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यही गैस है जो ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार होती है। इसीलिए इस कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई थी। उसमें कहा गया था कि इन गैसेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, इसको प्रतिबंध कर दिया जाएगा। और इसीलिए कनाडा में कोई भी CFC का यूज नहीं कर सकता है। अगर कोई करता है तो उसके लिए कड़े प्रावधान रखे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बात आई समझ में? तो ओजोन परत के बारे में ये बात हो गई। अब ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 50 किलोमीटर होती है। इसके बारे में अब ये खत्म हो गया। अब हम आगे शुरू करते हैं जिसका नाम है मध्य मंडल। तीसरी परत कौन सी है? मध्य मंडल। और ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगी? तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगी। इसके बारे में आपको याद रखना है, इसके बारे में एक बात याद रखना है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कंकड़, पत्थर, धूल, प्रदूषण, जितना भी आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? तो सारी चीज़ें आपको मध्य मंडल में मिलेंगी। और यही कारण है जब उल्का पिंड आता है, उल्का पिंड समझते हैं, पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। जैसे पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतना ही बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा आता है, वो टूट के ऊपर से, तो ये मध्य मंडल में जैसे ही पृथ्वी से टकराने वाला होता है ना, तो मध्य मंडल में क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं तो इन सारी चीज़ों से घर्षण होगा। घर्षण का मतलब रगड़ाव होगा। तो रगड़ाव होने की वजह से वो जलने लगते हैं। तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि उल्का पिंड कौन से मंडल में आने के बाद जलने लगते हैं? तो जवाब आएगा मध्य
मंडल में आने के बाद जलने लगते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहाँ पर कंकड़ पत्थर और सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ का टेम्परेचर पता है इतना ज़्यादा गिर जाता है, -86 डिग्री हो जाता है। कितना? -86 समझते हैं? अगर हाथ को कपड़े से बाहर ऐसे निकाल के रख दिया जाए तो हाथ काम करना बंद हो जाएगा, उसको काटना पड़ेगा। हाथ ही नहीं है, जितना काटेंगे ना तो पूरा इन्फेक्शन कर देगा पूरे हाथ को, पूरा हाथ लेके जाएगा। और पूरा हाथ ही नहीं, पूरी बॉडी जा सकती है इससे। इतना भयंकर होता है टेम्परेचर माइनस में। अगर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस हो ना तो बर्फ बन जाता है। फिर ये तो -86 है, तो सोचो क्या हाल होगा। अरे बाप रे, खून ऐसा जमेगा ना तो कुछ नहीं कह सकते हम लोग। तो मध्यमंडल में उल्का पिंड आने पर जलने लगते हैं, इसीलिए उनको शूटिंग स्टार करते हैं। अभी एक उल्का पिंड को शूटिंग स्टार कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो मध्यमंडल में आने के बाद जलने लगते हैं। एक सवाल आपका रहेगा आपके लिए, उसको कमेंट बॉक्स में करना है कि ये जो मध्यमंडल है, यहाँ पर मध्यमंडल में उल्का पिंड आएंगे और जलने लगते हैं। एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका टेम्परेचर तुम्हारा होता है 86। कितना होता है? 86। कितना टेम्परेचर होता है मध्यमंडल का? तो 86 होता है। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि मध्यमंडल का टेम्परेचर जो होता है सबसे ठंडा है, यहाँ पर कितना है? -86। इतना ठंडा होने के बावजूद भी यहाँ पर उल्का पिंड जलने क्यों लगते हैं? भाई उस पर तो बर्फ़ लगनी चाहिए, तो जलते क्यों हैं? जलेंगे तो तभी ना जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जब 100 सेल्सियस हो जाता है तब वो भाप में बदलना शुरू हो जाता है, वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो टेम्परेचर इतना है, तो उल्का पिंड आने के बाद जलने क्यों लगते हैं? उन पे तो बर्फ़ जमनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, ये सवाल आपके दिमाग में रहेगा और ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक और रेखा जिसका नाम है आयन मंडल। ये जो आयन मंडल है, आयन मंडल में होता क्या है? एक परत पाई जाती है, एक लाइन पाई जाती है जिसका नाम है कारमन रेखा। पृथ्वी से आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 640 किलोमीटर होती है। जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं ना, बतियाते हैं कि हेलो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, नमस्ते नमस्कार हेलो हेलो बोलते हैं ना फ़ोन पे। ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आयन मंडल में सैटेलाइट्स घूम रहे हैं चारों तरफ। अब देखो, एक बात हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ तक होता है? तो 100 किलोमीटर तक लगभग होता है। साइंटिस्ट लोग यही मानते हैं, कुछ लोग 80 मानते हैं, कुछ लोग 100 मानते हैं, तो लगभग में 100 मान लीजिए, क्योंकि कारमन रेखा आपकी 100 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर की रेंज में कौन होती है? तो कारमन रेखा होती है। तो कारमन रेखा के बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया है, लेकिन आप थोड़ा सोच सकते हैं कि कारमन रेखा क्या करती है। ये एक डिसाइड करती है निश्चित, मतलब हमारी सीमा को डिसाइड करती है कि पृथ्वी से भारत का जो रेंज रहेगा वो क्या रहेगा। तो कारमन रेखा से अगर नीचे कोई भी किसी भी देश का आए तो उस पर हम लोग एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई भी कारमन रेखा से नीचे कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करे तो उस पर हमारा देश क्या कर सकता है? उस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन कारमन रेखा के अगर बाहर है तो एक बात बताओ, कारमन रेखा 100 किलोमीटर तक पाई जाती है, इसके नीचे अगर कोई चीज़ होगी तो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, तो पृथ्वी को, भारत को नुकसान होगा। लेकिन अगर कारमन रेखा के बाहर कोई चीज़ है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, वो भारत के अंडर में है, मतलब वो पृथ्वी फिर खींच नहीं सकती है, क्योंकि वो 100 किलोमीटर से बाहर निकल गया। और यहीं पर सैटेलाइट्स होते हैं जो अलग अलग देशों के घूमते रहते हैं। अमेरिका का घूमेगा तो कहीं कनाडा का घूमेगा, कहीं जापान का घूमेगा, तो ये सैटेलाइट्स घूमते रहते हैं 100 किलोमीटर की रेंज के बाहर, और इसीलिए इन पर हम लोगों का हक नहीं होता है। तो आयन मंडल में, थर्मोस्फीयर में, आयोनोस्फीयर में क्या पाए जाते हैं? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। जितनी भी रेडियो तरंगे होती हैं वो पृथ्वी से भेजी जाती हैं, और यही एक मंडल है आयन मंडल जिससे टकराने के बाद वापस आ जाती हैं। तो रेडियो तरंग, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रेडियो तरंगे किस मंडल से टकराने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं? तो वो कौन सा मंडल है? आयन मंडल। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कारमन रेखा कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस रेखा को हम लोग
इस रेखा को क्या नाम देते हैं कि वो रेखा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिमिट को बरकरार रखती है। तो क्या नाम है उस रेखा का? तो कारमन रेखा। क्या नाम है उसका? कारमन रेखा। आयन मंडल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे होती है? तो 640 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाहर बात करते हैं जिसका नाम है बाह्य मंडल। एक बात यहाँ पे और याद रखना है आयन मंडल के बारे में। देखो मध्य मंडल जो तुम्हारी है सबसे ठंडी परत, और आयन मंडल क्योंकि यहाँ पे आयन पाए जाते हैं, आयन का मतलब गर्माहट पैदा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी का होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी का होता है। अब तुम्हारा आता है बाह्य मंडल। सबसे बाहरी परत कौन सी है? बाह्य मंडल। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है? तो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है? आयन बाह्य मंडल जो है 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। अगर देखो हर एक चीज़ जब हम दबाते हैं नीचे की तरफ तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ? क्षोभमंडल में। और सबसे कम कहाँ होगा इस हिसाब से? तो सबसे कम होगा बाह्य मंडल में। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि किस परत में वायु दाब सबसे कम होता है? तो बाह्य मंडल में होता है। किस मंडल में होता है? बाह्य मंडल में। बाह्य मंडल की ऊंचाई कहाँ तक होती है? तो पृथ्वी से 1000 किलोमीटर तक होती है। कहाँ तक? 1000 किलोमीटर तक होती है। अब ये सारे तुम्हारे खत्म हो चुके हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है। बात आई समझ में? इसके बाद कुछ भी बचा है नहीं। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इसके नोट्स चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी क्वेरी फिर भी रहती है तो आप हमको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर होगा कमेंट वहीं डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट हुआ करे मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, या फिर ये जियोग्राफी, हिस्ट्री नहीं अभी जियोग्राफी से कोई भी डाउट हुआ करे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। एनी टाइम, एनी वे, एनीवेयर, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, लव यू, टेक केयर, बाय।